अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने बात करनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने बात करनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैक्सिमम पावर आउटपुट में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेट्स सपोज आपके पास एक बैटरी है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है लेट्स सपोज 12 वोल्ट है या इसकी वोल्टेज V है। अब देखें यहां पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड वी नो कि चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें। तो अब देखें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से चार्जेस ऐसे मूव करते हुए जाएंगे आपके पास लोड रेजिस्टर के पास एंड लोड रेजिस्टर से ये चार्जेस होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये लोड रेजिस्टर या यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसका काम क्या होता है। लेट्स सपोज अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस रेजिस्टर के एक साइड पे जो हायर पोटेंशियल है वहां पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल इस रेजिस्टर को मिल रहा है और यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा उसको 0 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है। और अब इस दौरान दरमियान में आप कहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 4 3 2 1 एंड 0 और इस साइड पे 7 6 8 9 10 एंड 11 होगा। तो अब देखें कोई भी चार्ज है जब वो यहाँ पे होगा तो उस पे पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट का है, लेकिन यही चार्ज जब थोड़ा सा आगे मूव करेगा इस जगह पे तो उसका पोटेंशियल 11 वोल्ट्स का रह जाएगा, यहाँ पे 10 का रह रहा है, यहाँ पे 9 का रह रहा है, 8 6 7 8 5 4 3 2 1 एंड यहाँ पे जब चार्ज पहुंचेगा तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एंड यू नो कि जो पोटेंशियल होता है ये वर्क डन या फिर एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसमें यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 है इट्स मीन उसकी एनर्जी भी 0 है। यही जब चार्ज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे पहुंच जाता है इट्स मीन इसके पास 0 एनर्जी है और ये 0 पोटेंशियल पे मौजूद है। अब आपके पास ये चार्ज कहां पे डिपॉजिट हो गया है, लोअर पोटेंशियल पे या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे ये चार्ज डिपॉजिट हो गया है। अब इसी चार्ज को हमने अगर इसी सर्किट में बार बार घुमाना है या इस तरह के चार्जेस को ऐसे बार बार घुमाना है तो इस चार्ज को इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा, लो पोटेंशियल से चार्ज को हायर पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा। तो अब चार्ज खुद ब खुद लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव नहीं करता, तो हमें कुछ यहाँ पे इस चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर इस चार्ज पे कोई ना कोई वर्क करके यहाँ से लोअर पोटेंशियल से चार्ज को हायर पोटेंशियल पे लेके जाना पड़ेगा। और यही जो वर्क है, यही जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा या फिर ये जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी इनसाइड द बैटरी, इसी को आप क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। तो पहली डेफिनेशन देखें, द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या कहा मैंने, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसकी बड़ी आसान सी या शॉर्ट सी डेफिनेशन है और इसकी डिटेल डेफिनेशन ये R करके मैंने यहां पे नीचे लिखी है। तो अब यहां पे देखें कि ये जो R करके डेफिनेशन लिखी है ये ज्यादा ब्रीफ, ज्यादा डिटेल किस्म की डेफिनेशन है। इसको जरा समझ लो, द एनर्जी सप्लाइड या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय सेल और बैटरी टू मूव positive charge from lower potential to higher potential within the cell or battery is called electromotive force। तो देखें यहाँ पे जब चार्ज लोअर टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल पे डिपॉजिट हो रहा है तो अब आपकी ख्वाहिश क्या है, इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव कराना है एंड अब मूव कराने के लिए बैटरी को कोई काम करना पड़ेगा। ये बैटरी के अंदर जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसने कोई काम करना होगा जिससे चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएंगे आप। तो यही जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, देखें द एनर्जी सप्लाइड, कोई एनर्जी देके आप चार्ज को लोअर से हायर पे लेके जाएं या फिर वर्क करके लोअर से हायर पे लेके जाएं। और ये देखें नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को आप जब लेके जाएंगे
तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही जो वर्क है पर यूनिट चार्ज उसको आप क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। तो अब डेफिनेशन दोबारा देख लें, द एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय सेल। ये काम कौन करेगा, सेल या फिर बैटरी करेगी। या आपके पास जो सेल है या बैटरी क्या करेगी, काम करके चार्ज को लोअर से हायर पे लेके जाएगी। टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल से कहां पे लेके जाते हैं, हायर पोटेंशियल, टू हायर पोटेंशियल विद इन द बैटरी। बैटरी के अंदर आप इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएंगे। बैटरी और सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यही जो वर्क डन है या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको आप क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अब देखें जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ आपके पास क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी हो सकती है, सेल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस या ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसको आप सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं। द ईएमएफ सोर्स helps to convert non-electrical energy into electrical energy। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके पास बैटरी या सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी या सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और उस केमिकल एनर्जी से चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाया जाएगा, और चार्ज के पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। जब चार्ज को आपने केमिकल प्रोसेस से या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले गए, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी थी, जब चार्ज को लेके जाया जा रहा है वहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू वर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ यही काम करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमने डिफाइन किया है कि ईएमएफ इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ को हमने डिफाइन किया, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ईएमएफ को हम ई से डिनोट करें तो ये इक्वल होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये वर्क कैसे होगा, बैटरी के अंदर चार्ज के ऊपर वर्क होके बाय नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क होके चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाया जाएगा इस वर्क की मदद से, या फिर इसको आप कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और ये आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब इसके बाद अगर यूनिट्स की बात करें तो देखें आपके पास जो वर्क है इसकी यूनिट्स होती हैं जाउल, और चार्ज की यूनिट्स होती हैं कूलम। जाउल पर कूलम आपके पास आपको पता है वोल्ट के इक्वल है, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, वोल्ट होंगी। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल की यूनिट जाउल पर कूलम जो कि वोल्ट के इक्वल थी, सिमिलरली ईएमएफ की यूनिट भी जाउल पर कूलम होती है। अगर इसके बाद हम इसके नेचर की बात करें तो ईएमएफ की नेचर क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंसिडर अ सोर्स ऑफ ईएमएफ विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब एक यहां पे और टर्म आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी आपके पास कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, तो वहां पे जो चार्ज मूव कराना होता है बैटरी के अंदर या इनसाइड, उस चार्ज के मोशन में एक रुकावट आती है, एक अपोजिशन का सामना होता है, और वो जो अपोजिशन या रुकावट होती है चार्ज के मोशन के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, इनसाइड द बैटरी चार्ज की मोशन के लिए जो रुकावट होती है उसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये बात मैंने यहां पे लिखी है, कंसिडर अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, कि आपके पास कोई भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है और उसकी सोर्स ऑफ ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। ये आपके पास देखिए कोई भी बैटरी है उसके साथ ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस को साथ में लिखेंगे। अब ये रेजिस्टेंस होती तो बैटरी के अंदर है, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करके बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के बाहर बना लेते हैं इस रेजिस्टेंस को। वैसे ये रेजिस्टेंस होती कहाँ पे है, इनसाइड द बैटरी होती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको कहाँ पे बना रहे होते हैं, आउटसाइड द बैटरी। आपने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बना ली, तो ये इस तरह का एक सेल बन गया। ये इसका हायर पोटेंशियल, ठीक है, और ये इसका लोअर पोटेंशियल, और ये इसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। तो ये बात मैंने लिखी है कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टर आर। उसको कनेक्ट किया गया है एक लोड रेजिस्टर आर
के साथ इस बैटरी को या ईएमएफ को एज शोन इन फिगर। तो टोटल वर्क अब देखें, आप क्या चाहते हैं कि चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है। चार्ज को लोअर पोटेंशियल से जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे आएगा, अब इसको हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल बाय नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि आपके पास यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, इज कॉल्ड इज ईएमएफ। ये टोटल जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, जिसमें आप चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएंगे बाय नॉन इलेक्ट्रिकल, जो कि यहाँ पे इस केस में क्या बन रहा है, केमिकल एनर्जी। तो यही केमिकल एनर्जी से जब चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएंगे तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। तो ईएमएफ क्या है जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के इक्वल होती है। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी यूनिट्स लिख लिया। अब मैं देखता हूं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके लिए इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं विद टर्मिनल वोल्टेज एंड विद इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या कुछ है, उसके लिए मुझे बोर्ड यहां से रेज करना पड़ेगा। तो बोर्ड की मैंने ये साइड दोबारा रेज करके कुछ यहाँ पे चीजें लिख ली हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट आई बी द करंट ड्यू टू ईएमएफ, और इस ईएमएफ की वजह से कोई लेट्स सपोज करंट आई इस सर्किट में फ्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन ये होगी। अब करंट क्या होता है, करंट को आप इस तरह से इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस या फिर आप इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ इसको डिफाइन कर सकते हैं। करंट इक्वल होता है पुश ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। पुश ऑन द चार्ज जनरली, यहां पे देखें इस चार्ज को कौन पुश कर रहा है यहां इस सर्किट के अंदर मूव करने के लिए, तो वो आपके पास ईएमएफ ये पुश फ्राहम कर रहा होगा। तो यहां पे मैं इसकी जगह ईएमएफ लिख सकता हूं पुश ऑन द चार्ज की जगह। रेजिस्टेंस देखें, आपके पास इस चार्ज के लिए दो रेजिस्टेंसेस हैं। एक पहली रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है जब चार्ज पार्टिकल बैटरी के अंदर मूव कर रहा होगा, और दूसरी रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस होती है। तो इस पे टोटल कितनी रेजिस्टेंस होती है, इस पे रेजिस्टेंस होगी R प्लस स्मॉल r, इस पे टोटल रेजिस्टेंस होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो R प्लस स्मॉल r का फैक्टर है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो EMF इक्वल हो जाएगा I इंटू R प्लस R हो जाएगा। अब I को अंदर मल्टीप्लाई करो तो EMF इक्वल होगा I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r हो जाएगा। ये जो IR है, I इंटू कैपिटल I इंटू कैपिटल R, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और मैं लिख सकता हूं EMF इज इक्वल टू V टर्मिनल प्लस IR हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, लेट्स सपोज इक्वेशन A is relation between EMF and terminal, या फिर आप कह सकते हैं it is relation among EMF, तीन चीजों के दरमियान में रिलेशन है। EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड के बजाय हम कह देते हैं करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि EMF इक्वल है टर्मिनल वोल्टेज प्लस I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, यहां पे इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस होती है, जब चार्ज बैटरी के अंदर मूव कर रहा होता है तो वहां पे बैटरी जो इसको अपोजिशन ऑफर कर रही होती है उसी को आप इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कहते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज लिखना चाहें तो IR का फैक्टर यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वी कैन से दैट, या A implies that V टर्मिनल इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू स्मॉल r हो जाएगा। IR का फैक्टर यहाँ पे
प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से आपके पास वी टर्मिनल रह जाएगी जो कि इक्वल होगी ईएमएफ माइनस आई आर हो जाएगा। तो ईएमएफ माइनस आई आर हो गया, ये आपके पास वी टर्मिनल बन गई। तो अब इस इक्वेशन को में अगर आप देखें, अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि करंट आपके पास जीरो, करंट जीरो कब हो सकता है? जब आपके पास सर्किट पूरा ना हो। जैसे आपके पास ये यहां पे कोई सा भी एक स्विच लगा लें तो ये आपके पास एक ओपन सर्किट बन जाता है। तो अब इस पूरे सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, तो करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उस सूरत में आपके पास करंट क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस सूरत में ये आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, हम उसको देख लेते हैं। तो पहला केस में यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, फॉर ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट कैसे बनेगा कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक लोड रेजिस्टर है, उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना था, लेकिन दरमियान से आप ब्रैकेट को ऐसे, सर्किट को ऐसे ओपन रखते हैं, कोई करंट यहां पे फ्लो नहीं करेगा। तो आपके पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वी टर्मिनल, ये इक्वल हो जाएगी ईएमएफ माइनस आई की वैल्यू 0 इंटू आर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट वी टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ। तो ओपन सर्किट के लिए आपके पास क्या हो जाता है? वी टर्मिनल इक्वल हो जाता है ईएमएफ के। अगर आपके पास क्लोज सर्किट होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फॉर क्लोज्ड सर्किट, वैसे पहले का जो केस है ये आपके पास क्लोज सर्किट का केस है, लेकिन मैंने चलिए यहां पे लिख लिया है। ये आपके पास लोड रेजिस्टर, उसको आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके लोड रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये ईएमएफ हो गया। तो यहां पे आपके पास जो इक्वेशन ए है, ए इंप्लाइज दैट ईएमएफ इज इक्वल टू वी टर्मिनल माइनस आई इंटू, सॉरी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है। ये इक्वेशन ए है, ईएमएफ इक्वल है वी टर्मिनल माइनस प्लस आई आर हो जाएगा। तो यहां पे देखें टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ आपस में इक्वल हो गई थी। यहां पे देख लें तो ईएमएफ इक्वल है वी टर्मिनल प्लस आई आर। आई आर का जो फैक्टर है उसको अगर आप वी टर्मिनल में ऐड करेंगे तब आपके पास ईएमएफ बनेगा। तो क्लोज सर्किट के लिए क्या सिचुएशन है? वी कैन से दैट ईएमएफ इज ग्रेटर देन वी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज से ग्रेटर होगा। कौन सी सर्किट के लिए? क्लोज सर्किट के लिए, क्योंकि यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज में आई आर का फैक्टर ऐड करेंगे तब जाके ईएमएफ बन सकता है। लेट्स सपोज आपके पास जो बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट है और टर्मिनल वोल्टेज कितनी आ रही है? 10, और इंटरनल रेजिस्टेंस और आई का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं 12 इज ग्रेटर देन 12 इज ग्रेटर देन 10। तो ईएमएफ आपके पास क्या होगी? ग्रेटर होगी किस चीज से? टर्मिनल वोल्टेज से। अब एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सिचुएशन में आपके पास टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड कर सकती है ईएमएफ से? ये हम किरचॉफ लॉ में इसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं। वैसे जनरली क्या होता है, ईएमएफ ज्यादा होती है टर्मिनल वोल्टेज से। जैसे क्लोज सर्किट में ईएमएफ ज्यादा है टर्मिनल वोल्टेज से। ओपन सर्किट के लिए वी टर्मिनल इक्वल हो जाएगी ईएमएफ के। एंड जो बैटरी के चार्जिंग का केस होता है जिसको हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ना है, वहां पे टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड कर जाती है ईएमएफ से। तो यहां तक होप सो आपने समझ लिया होगा। अब मैं रेज कर लेता हूं यहां से और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसको डिस्कस करता हूं। तो मैंने यहां से आगे बोर्ड को रेज किया है और इससे आगे मैंने दोबारा लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? वो रेजिस्टेंस जो कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स टू फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि जब भी आप चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना चाहेंगे तो बैटरी के अंदर भी चार्ज के फ्लो के लिए
या चार्ज के मोशन के लिए एक रुकावट होगी जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? VT से इसको डिनोट करते हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of battery or cell when current I is drawn from it is called terminal voltage or terminal potential difference। कि जब भी आपके पास किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है, तो ये देखें आपके पास एक करंट फ्लो कर रहा है और ये लेट्स सपोज ये करंट है, और इस करंट फ्लो करने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन टर्मिनल्स के दरमियान में, उसको आप क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, ये जो टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान में आप क्या करें? एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लें। अब ये जो वोल्ट मीटर जो वैल्यू देगा इन दो टर्मिनल्स पे, ये क्या होगी? टर्मिनल वोल्टेज होगी। एंड टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होती है, वैसे टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आप देखें तो V टर्मिनल इक्वल होती है EMF माइनस IR, ठीक है। और ये एक क्लोज सर्किट के लिए, जब सर्किट में से करंट फ्लो करे, बैटरी के दो टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, जो वोल्ट मीटर जो वैल्यू बता रहा होगा, उसको आप क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये आपके पास VT से डिनोट होता है और ये इक्वल होता है EMF माइनस I इंटू स्मॉल r होता है। तो अब देखें, यहां से आप देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, उतनी कम आपके पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज्यादा होता जाएगा। लेट्स सपोज इनिशियली करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं 1 यूनिट ले लेता हूं, करंट की वैल्यू लेट्स सपोज 0.5 है और EMF की वैल्यू लेट्स सपोज 12 वोल्ट है, तो आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो 11 वोल्ट्स के क्रॉस आ जाएगी, 11.5 वोल्ट आएगी। लेकिन आप करंट को ज्यादा कर लें, लेट्स सपोज आप करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, एंड टर्मिनल वोल्टेज तो हमेशा 12 रहेगी। तो अब इसको क्या होना चाहिए? सॉरी, EMF की वैल्यू 12 रहेगी, तो टर्मिनल वोल्टेज को 10 होना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो अब मैं कह सकता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड कर रही है किस चीज पे? करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा आपके पास, या उतना कम आपके पास टर्मिनल वोल्टेज होगी। जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, उतना कम आपके पास टर्मिनल वोल्टेज होगी। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे व्हाट इज मैक्सिमम पावर आउटपुट, और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बनता है, फिर इसका कुछ न कुछ हिस्सा वो इस क्वेश्चन में से पूछेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है या EMF क्या है और इसका क्या रिलेशन है विद मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो उसको आपने लिंक करके या फिर मर्ज करके लिखना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। होप सो आपने ये समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।